अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SH नॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वर्कशीट अबाउट प्रोनाउन दैट इज वन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। And what is a pronoun? We all know that pronoun is a word, a part of speech that is used in place of a noun. हम जहाँ पे नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उस नाम को अगर हमने वहां से रिमूव करना हो, उस नाम की प्लेस पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। In our daily routine we communicate with our fellow beings, with our friends, with our family, and we use a lot of pronouns like I, we, you, he, she, it, and they. We mostly use these pronouns to communicate with others, to address others. For example, if one person is talking to another person, he will introduce by saying I, and he will address the other person by saying you. And when two persons are communicating with each other and they are discussing about someone else, then they will use he for male persons, she for female, it for non-living things, for animals, for time durations, for different conditions, for state of beings like abstract nouns. And if there are more than one numbers to be discussed, then they will use the pronoun they. So basically we have three persons to differentiate different pronouns. तो हम इन तमाम pronouns को first person, second person और third persons में divide कर देते हैं। First person pronouns में I as a singular pronoun and we as a plural pronoun होता है। हर person अपने लिए इस्तेमाल करता है, like I am a student, I am a professor, I am a teacher, I am a cricketer, I am a player. So अपने लिए हम जो pronoun use करते हैं वो होता है I. And if we are more than in one number, अगर दो या तीन लोग इकट्ठे बात कर रहे हो तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए we का इस्तेमाल करते हैं। For example, we are students, we are teachers, we are friends, we are players. So बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी सामने वाले बंदे को एड्रेस करते हैं, जो बंदा हमारे सामने होता है, हम उसको बुलाने के लिए, उसको पुकारने के लिए, whether it is singular, whether it is plural, वो एक बंदा हो, एक से ज्यादा हो, हम plural you का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो उस गुफ्तगू के दौरान मौजूद भी हो सकता है, गैर मौजूद भी हो सकता है। इस तरह से जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन में फॉल करते हैं, और अगर वो मेल्स सिंगुलर हो then we will use pronoun he, और अगर वो फीमेल नेम है then we will use she as a third person pronoun। और अगर हमने किसी बेजान चीज के बारे में बात करनी है, मौसमों के बारे में बात करनी है, वक्त के बारे में बात करनी है, डेज के बारे में बात करनी है, बेजान चीजों के बारे में बात करनी है, क्वालिटीज के बारे में बात करनी है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, तो उनके लिए हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ दे आर मोर देन वन नंबर, अगर एक से ज्यादा अशिया की बात हो रही हो, एक से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही हो, उनके बारे में बात हो रही हो, तो हम उन सब के लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली वी हैव थ्री पर्सन्स इन व्हिच वी divide all the personal pronouns. These are personal pronouns, or we can say subjective pronoun, the basic pronouns which are very important to learn, because when persons are communicating with each other, जब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो mostly उर्दू में या इंग्लिश में इन pronouns का यूज करते हैं as a subject, as a object, as a possessive case और emphatic या reflexive cases में। हम पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं, जब हम एक जुमला लिखते हैं, जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस का आगाज हम किसी नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। तो जिस प्रोनाउन से आप एक सेंटेंस का आगाज करते हैं, उन प्रोनाउंस को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड प्लूरल वी यूज वी, इन सेकंड पर्सन वी यूज यू, and in third person for singulars we use he, she, it, and for plural pronouns we use they. Same like that as an objective pronoun. Objective pronoun कौन से होते हैं? वो pronouns जो action receive करते हैं subjective pronouns का। It means that objective pronouns are always present after the verb. एक जुमले के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, जो फेल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, और उस एक्शन या वर्ब से पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सो फॉर आई वी यूज मी, फॉर वी यूज अस, फॉर यू वी यूज यू,
यू सेम ही यू की फॉर्म में रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर वर्ब से पहले यू आ रहा होता है तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, एंड इफ यू इज प्रेजेंट आफ्टर द वर्ब देन इट विल बी द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। फॉर थर्ड पर्सन वी यूज हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर ही, her for she, it for it, and them for the subjective pronoun they. For possessive pronouns, now possessive pronouns वो pronouns जो noun की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, but they shows your relationship, your ownership। जहाँ पे relationship ज्यादा strong होता है because दो चीजों के दरमियान जो attachment होती है, जो relation होता है, उसको वाज़ेह करना होता है। So relationship को show करने के लिए हम जिन pronouns का use करते हैं उन pronouns को हम possessive pronouns कहते हैं। possessive pronoun, the word possessive is derived from the word possession। possession का मतलब होता है ताल्लुक, मलकियत, कोई चीज जो जिससे आपको कोई ना कोई ताल्लुक हो। so for I we use mine, for we use ours, for you we use yours, for he we use his, for she we use hers, for it we use its, for they we use theirs। so mostly possessive pronouns को गलत आम के तौर पे भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल I को my की फॉर्म में लिखा जाता है, we को our की फॉर्म में लिखा जाता है, you को your की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें, अगर मैं mine की जगह पे वर्ड my को possessive pronoun के तौर पे यूज करता हूं तो क्या my अकेला स्टैंड कर सकता है? क्या my के बाद फुल स्टॉप आना चाहिए या कोई ना कोई नाउन आना चाहिए ताकि इसके मीनिंग्स कंप्लीट हों? Definitely my will contain a noun to complete its meanings to convey its message। it means के जो वर्ड अकेला स्टैंड नहीं कर सकता वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। प्रोनाउन जस्ट रिप्लेसेस अ नाउन। जैसे नाउन अकेला स्टैंड करता है वैसे ही प्रोनाउन अकेला स्टैंड करता है, जस्ट उसने नाउन को रिप्लेस किया होता है। तो फिर ये क्या है? इट मींस कि अगर एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन का रिलेशन शो करे, उसको क्वालिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह के वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उनके साथ अटैच होते हैं उनको हम possessive adjective कहते हैं। so these are possessive pronouns। then comes emphatic or reflexive pronouns। emphatic और reflexive pronouns दोनों नेम्स हम लोग सेम प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके यूज का है। फॉर एग्जांपल हम I के लिए myself यूज करते हैं, we के लिए ourselves यूज करते हैं, you के लिए yourself या yourselves अगर सिंगुलर you है तो yourself, और अगर more than one प्रोनाउन के तौर पे आ रहा है तो हम yourselves यूज करेंगे। for he we use himself, for she we use herself, for it we use itself, and for they we use themselves। so एक सेंटेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें ये मीनिंग देते हैं कि एक्शन और द वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस इज डन बाय द सब्जेक्ट। कि एक एक्शन, एक फेल, एक काम, एक वर्ब जो एक जुमले में, एक सेंटेंस में मौजूद है वो सब्जेक्ट ने ही किया है। बिकॉज इन वर्ड के एंड में हम सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सेल्फ का मतलब होता है खुद। तो उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा, जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस एक्शन जो है वो सब्जेक्ट ने ही परफॉर्म किया है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, एक सेंटेंस के अगर एंड में हम लोग इस वर्ड को यूज करेंगे देन इट विल बिकम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट यूज करेंगे देन दे विल बिकम एम्फैटिक प्रोनाउन। इनको हम एम्फैटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एम्फसाइज द मीनिंग। इनकी मीनिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस पाया जाता है, एम्फेसिस पाया जाता है, थोड़ा सा तवाज़ुन बढ़ जाता है। so these are all the personal pronouns or the subjective pronouns and their relevant other pronouns। तो आज इन्हीं के बारे में हम एक वर्कशीट करेंगे और उस वर्कशीट में हम ये वाज़ेह करेंगे how we can use subjective pronouns, how we will use objective pronouns, possessive and reflexive pronouns, उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, उनके डिफरेंट प्लेसमेंट, उनके मीनिंग्स क्या होंगे। so let's move towards the first worksheet of pronoun। so we have exercise number 1 and the exercise is read the sentences and encircle the personal pronouns। usually when we are having some objective type questions of pronouns, we have some sort of question like encircle the personal pronouns, fill in the blanks with some suitable pronouns, or choose the best option with respect to some personal pronouns। so this part is very important। read the sentences। if we read the sentences almost 2 to 3 times, we can easily understand the meaning of the sentences
and also the context, so that you can easily identify subjective, objective, possessive, or whatever the pronoun is. So first of all, read the first sentence. Sentence A is Ahmed called me to ask about meeting. So it means that this is a sentence, a positive sentence, we can say a declarative or descriptive sentence, in which the subject of the sentence is Ahmed. Ahmed is a proper noun because Ahmed एक proper person का name है. And then the word called is present. Called is second form of the verb call. बुलाने के लिए हम लोग called का word use करते हैं. So this is action, the work done by the subject. अब जो subject है यहाँ पे वो noun की form में है. यहाँ पे pronoun भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमें noun given है, we will ignore this word. And after the verb, the word me is present, and we all know after the verb we use objective pronouns. So here me is present as an objective pronoun to ask about meeting. So there is no other pronoun present in the first sentence. So we have encircled the personal pronoun in any form like subjective, objective, possessive, or reflexive. We have to just encircle to ensure that this is a pronoun, a personal pronoun. In second sentence B, why did you inform the police about theft? Here the word why did you, here the pronoun you is present. Now we have to confirm whether you is subjective or you is objective, because subjective and objective form of you are same. So let's analyze the sentence. Why did you inform? Here the main action verb inform is present after the pronoun you. It means that we can say the pronoun is present before the verb. It means if a pronoun comes before the verb, before the action, it means it will become the doer of the action. कि ये जो action है ये perform किसने किया? You ने. तो जब एक प्रोनाउन वर्ब से पहले आ रहा होता है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पे you is a subjective pronoun. Inform the police about theft. There is no other pronoun present in second sentence. In sentence C, this house is mine and it has a beautiful garden. Here we can see we have two sentences. This house is mine, and there is a conjunction and is present, and is what type of conjunction? A coordinating conjunction. यहाँ पे हम अगर इसको briefly describe करें, so coordinating conjunction वो conjunction होती है जो दो independent sentences को आपस में जोड़ती है. We can make a lot of sentences by using coordinating conjunctions like and, but, neither, nor. And coordinating conjunction हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम दो independent sentences को आपस में जोड़ रहे होते हैं. Independent sentences कौन से होते हैं? वो तमाम sentences जिनमें से अगर हम कंजंक्शन को साइड पे भी कर दें, उनमें से माइनस कर दें, तो उनका मीनिंग खराब नहीं होगा. वो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग्स मुकम्मल तौर पे कन्वे करेंगे. सो वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. सो दिस इज आल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस. एंड द सेकंड पार्ट इज इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन. सो वी हैव टू सेंटेंसेस and both sentences have their subject and objects. For example, in the first sentence, this house is mine, the whole sentence is revolving around the noun house. So in this sentence, this house is mine, we have a pronoun and that is mine. So what is mine? Mine आपको क्या मीनिंग दे रहा है? Mine आपके रिलेशन के बारे में बता रहा है, आपकी पोजेशन के बारे में बता रहा है, आपकी ओनरशिप के बारे में भी बता सकता है. This house is mine, ये घर मेरा है. So आपकी ओनरशिप शो होती है. And in the second sentence, it has a beautiful garden. So इस सेंटेंस के अंदर, इस पोर्शन के अंदर, इस कंपाउंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर we have a pronoun and that is it. और इस पूरे सेंटेंस में it जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है. It means कि अगर एक सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब मौजूद हो, एक ही वर्ब मौजूद हो, प्राइमरी वर्ब मौजूद हो, is, am, are, has or have, और उसमें कोई और एक्शन वर्ब मौजूद ना हो, तो उसी वर्ब से पहले हम जिस नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे आता है. सो इट हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन. सो हियर द प्रोनाउन इट इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. In fourth sentence D, they will make a rule themselves. Here they is a pronoun and themselves is a pronoun. Here we can see
They is coming before the action verb make, बनाना, बनाना या इस्तेमाल करना, किसी भी चीज को शेप देने के लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं make. So a pronoun they is present. So if a pronoun is placed before the verb, it is a subjective pronoun. They is a subjective pronoun. And the second word is themselves. So a word having self or selves in the end, the pronoun is called reflexive or emphatic pronoun. So these are either reflexive or emphatic pronoun. So we can see here themselves is present at the end of the sentence. Themselves is a reflexive pronoun of the subjective pronoun they. It means that a reflexive pronoun showing us a reflecting back action of the sentence towards the subject. So themselves is a reflexive pronoun. If we place this word just after the pronoun they themselves will make a role. It means that a stress is present and emphasis is present उस मीनिंग्स में. तो उस कंडीशन में themselves के मीनिंग्स में कुछ एम्फेसिस होगा, कुछ स्ट्रेस पैदा होगा, कुछ ज्यादा क्लियरेंस आएगी कि वो खुद ही ये रूल बनाएंगे. इन द लास्ट सेंटेंस, I had not pushed you to follow me. Here the pronoun I and the next pronoun is you, and then we have a pronoun me. I is the pronoun that is placed in the beginning of the sentence. So I is a subjective pronoun, and here we can see you is a pronoun that is placed after the verb. Pushed pronoun placing after the verb is an objective pronoun. So here you is an objective pronoun, and then to follow me. Me is also an objective pronoun that is used for the pronoun I. तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने जितने भी प्रोनाउंस जिनको हमने वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया है वो या ऑब्जेक्टिव है या वो रिफ्लेक्सिव है या वो पोजेसिव है. जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हमेशा एक सेंटेंस के शुरू में आता है और बाकी का पूरा सेंटेंस, पूरा जुमला उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में होता है. नाउ वी विल हैव अनदर एक्सरसाइज इन व्हिच वी हैव टू सिलेक्ट the suitable pronoun to fill in the blanks. So now in exercise number 2, read the sentences and choose the pronoun that is suitable to complete each sentence. Now we are provided with two pronouns in each sentence and we have to select the best suitable option. It means that one pronoun is correct and the second one is incorrect. So in the first sentence, please tell him that he or she, we are given two options in brackets, needs to eat before sunrise. So when we read the sentence, we are having a pronoun him. Please tell him. This is an imperative sentence कि मेहरबानी करके उसे बताएं that के he or she needs to eat before sunrise. Sunrise is a compound noun that is made up of sun and rise. Sunrise जिसको हम कहते हैं त्रुए आफ्ताब या त्रुए सुबह. So now we have to choose only one pronoun out of these two, he or she. We have a reference of pronoun him. It means that कि मेहरबानी करके उसे बताएं. So we are discussing about male singular him. तो यहाँ पे अगर हमने एक को चूज करना है, then we will choose he as the correct option because first sentence is giving us the reference of the pronoun. Please tell him कि उस लड़के को या उस बच्चे को बताएं that he needs to eat before sunrise. So here the correct option is he because we are having a reference of him. So him से relevant जो pronoun है वो he है, so she is an incorrect option. In the second sentence, the judge notified, we are having two options in brackets, they or her, that she won the case. So in this sentence we are having a pronoun she. So to whom judge notified. So in the second sentence we have a reference that she won the case. It means that the judge notified a female because in the second part she is present. So we will use the pronoun that is best suitable for female and that is she in subjective case and her in objective case. So if we have to use after the verb we always use objective pronoun, and for a female that is a third person we use her. So in these two options her is the right option. We will not choose they because they is a subjective pronoun and this is unsuitable to use they after the verb. In third sentence we are given two options in the beginning of the sentence. She or I both are
subjective pronoun. So when we are given two subjective pronouns, then we will understand what type of verb is used in the sentence. She or I want to travel around the world. So when we read this sentence, want to travel around the world, it can be so tricky because there is no clear clue present and there is also no reference of any pronoun is present in this sentence. So now what we have to do is we have to understand the word want, the verb, the action of the sentence. Now here, which pronoun is suitable to use with the verb want? So if we talk about she want. So if we use she wants, it means that we always use SRES with the first form of verb. If you are talking about third person singulars, whether it can be he, she or it, जब हम he, she या it की बात करते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s या es का इजाफा करते हैं। लेकिन जब हम I की बात करते हैं, I है, we है, you है, they है या कोई प्लूरल नेम हो सकता है, तो हम उनके साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सो इन द सेंटेंस ओनली फर्स्ट फॉर्म इज प्रेजेंट, सो वी विल यूज I as a suitable option out of she and I. So she is incorrect. In the fourth sentence, do you know if I or we? So we have two options, the subjective case of first person and the objective case of first person. Was selected as captain. This is also a sentence having two parts. One part is do you know and the second part is if dash if I or we was selected as captain. So here we can see this is first part of the sentence, this is second part of the sentence, and both sentences are connected by a conjunction, and that is if. Now what type of conjunction? If is a subordinating conjunction, and subordinating conjunction क्या होती है, जिसमें आप एक डिपेंडेंट सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मिलाते हैं। हम सेंटेंस को क्लॉज भी कह सकते हैं। सो व्हेन अ कंजंक्शन जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट क्लॉज, then the conjunction is called as subordinating conjunction. So ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कन्वे कर रहा है, do you know क्या तुम जानते हो। अगर हम सेकंड सेंटेंस को पढ़ें, if I or me was selected as captain, if अगर मुझे बतौर कैप्टन के मुंतखब कर लिया गया था, in this sentence with the use of if it becomes dependent। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत है, चूंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, having a question mark in the end। So ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम subordinating conjunction का यूज करते हैं उनको हम complex sentences बोलते हैं। Now we will see which pronoun is best suitable in the sentence. Second part of the sentence, if dash was selected. This sentence is in passive voice because and we use past participle forms of verbs after the verbs is, am, are or was verb. So here if I was selected, अगर मुझे मुंतखब कर लिया गया था, so the pronoun that comes before the verb is a subjective pronoun। जैसे कि हमने पहले भी कहा, वो pronoun जो verb से पहले हम यूज करते हैं उनको हम subjective pronoun कहते हैं। So we will use subjective pronoun I and we will reject the objective pronoun. But if we have to select the pronoun after the verb, then definitely me was the best suitable option. In the last sentence, do you or him know what time it is? In this sentence, here is the verb know, and we have to use a pronoun that is best suitable before the verb. So before the verb, the subjective pronoun you is present, so you is best suitable pronoun because we always use subjective pronoun you before the verb, and here him is the objective form of he. So if we had to select a pronoun coming after the verb, then him would be the best or the correct option because after the verb we use objective form of the pronoun. So we have selected all the correct options in these 5 sentences. Hope you would have liked it. This is enough for today. Inshallah, on tomorrow we will do some other exercises having some multiple choice questions or fill in the blanks, and they will further enhance our knowledge about understanding different usage of pronouns in the sentences. And you will also find a worksheet in the description so you can practice it on your own. Inshallah we will meet tomorrow. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Allah Hafiz.